हाँ, a gas is closed, gas in a closed container is heated with 10 जूल ऑफ एनर्जी। तो गैस को हमने कितनी एनर्जी दी है? 10 जूल। तो ये एनर्जी गिवन है हमने गैस को। ओके, causing the lid of the container to rise 2 मीटर with 3 न्यूटन ऑफ फोर्स। तो सपोज मान लो ये एक कंटेनर है जिसने आपने गैस को फिलअप किया है, और उस इसके ऊपर आपने एक लीड रखा हुआ है। बेसिकली आप समझो कि कोई प्लेट वगैरह रखा हुआ है, और अब आप लोग इसको हीट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हीट। तो हीट देने से ये जो गैस के मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे और जाके कोलाइड होंगे इस लीड के ऊपर या प्लेट के ऊपर, और प्लेट को डिस्प्लेस करेंगे। ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो ये जो प्लेट है वो कितना ऊपर गया है? 2 मीटर। सो यहाँ से वो प्लेट जो है वो ऊपर चला गया है, क्योंकि उसको नीचे से किसने पुश किया? गैस के मॉलिक्यूल ने, या गैस ने पुश किया। तो ये 2 मीटर ऊपर चला गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया? 2 मीटर। और कितना फोर्स लगा उसके ऊपर? क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो फोर्स लगा पड़ेगा ना। तो गैस के मॉलिक्यूल ने उसके ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगाया, और वो प्लेट जो है वो 2 मीटर कहाँ चला गया? ऊपर। तो वो 3 न्यूटन फोर्स क्यों लगाया होगा? बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल के पास क्या आई? एनर्जी। एनर्जी की वजह से उनका मोमेंटम बढ़ा, एंड देन उन्होंने जाके कोलाइड हुए वो पार्टिकल्स इस प्लेट के ऊपर। तो आपको ये बोला है कि उस प्लेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 मीटर, और उस प्लेट के ऊपर फोर्स लगा है कितना? 3 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टोटल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू। ठीक। तो आपको पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो आपके पास फर्स्ट लॉ है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। राइट। तो क्यू जो है वो कितनी हीट हमने सप्लाई करी है गैस को, वो होती है। डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द गैस। तो हमारे पास हीट सप्लाइड तो है, बट क्या नहीं है? वर्क डन नहीं है। तो फिर आप लोग पहले वर्क डन निकालो। तो इसका मतलब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स उसी लिए दिए थे। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स है 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 2, तो वर्क डन हुआ 6 जूल। ये उठा के पुटअप कर दो फर्स्ट लॉ में। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो आपका हीट सप्लाई 10 जूल है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालनी है, और वर्क डन कितना है बोलो? 6 जूल। ये +6 इधर इस तरफ आएगा तो -6। सो ये कितना हुआ? 4। सो देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 4 जूल। अच्छा, दूसरी चीज मैंने वर्क डन लेते टाइम पॉजिटिव लिया है, बिकॉज ये वर्क डन सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया है। तो वर्क डन क्या रहता है? पॉजिटिव। और जो हीट है उसको भी पॉजिटिव लिया है, बिकॉज वो एब्जॉर्ब हीट है। क्योंकि अगर हीट रिलीज रहती तो वो निगेटिव लेते। नहीं समझा? एंड वर्क डन बाय सॉरी ऑन द सिस्टम होता तो भी निगेटिव लेते। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, गैस ने प्लेट के ऊपर दी है, इसलिए वर्क डन भी पॉजिटिव है और हीट सप्लाइड भी पॉजिटिव है। राइट, इसलिए उनकी वैल्यूज को मैंने पॉजिटिव रखा। सो याद रखना कि आप लोग क्या जस्ट मैंने बोला, अगर हीट लॉस रहेगा तो आप लोग निगेटिव लेना, हीट एब्जॉर्ब रहेगा या गेन रहेगा तो पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो सिस्टम वर्क करेगा तो वो एक्सपांड होगा, इसलिए वो वर्क पॉजिटिव रहेगा। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम रहेगा तो वर्क डन क्या रहेगा? और अगर तुम्हें पता है कि वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू निगेटिव रहेगा। डेल्टा यू क्या रहेगा? निगेटिव। याद रखना, क्योंकि वर्क डन और डेल्टा यू अपोजिट है। क्या चाहिए भाई? क्या? हाँ, एक सेकेंड एग्जाम। सो अब आगे ध्यान दो, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन क्या है बोलो? नेगेटिव है। राइट। तो फिर डेल्टा यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है। तो आप लोग पिछला जो क्वेश्चन है ध्यान दो आप लोग यहाँ पे। तो पिछले क्वेश्चन में अपना आंसर कितना आया था? 4 जूल। तो उसको ऑप्शन चूज करते टाइम निगेटिव -4 जूल लेना, बिकॉज आप लोग क्या बोलना वहां पे? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जब सिस्टम वर्क करता है तो एनर्जी को क्या करता है? वो लूज करता है।
सो डेल्टा यू निगेटिव होना चाहिए। सो आंसर 4 जूल आया है हमारा, बट उसको चूज करते टाइम क्या चूज करना, -4 जूल, और ये भूलना मत। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है और आपको बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड करता है, राइट, या उसके अकॉर्डेंस में है। तो जरा बोल रीड करो चारों एग्जाम्पल और बताओ कौन सा एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। कॉल बैक करो, कौन है देखो। देख लिया क्या है पहला स्टेटमेंट? हाँ, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्स हाउ इजीली इट चेंजेस टेम्परेचर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करी है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कितनी हीट देंगे पर यूनिट मास सो दैट उसका टेम्परेचर क्या हो, चेंज हो। बट यहाँ पे से थोड़ी ना फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन हो रहा है। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है कि आप कितना हीट दे रहे हो और उस हीट के वजह से कितना वर्क डन हो रहा है या कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक। तो ये तो उसका रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। वाइल मेल्टिंग एन आइस क्यूब रिमेन्स एट सेम टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो यहां से आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सप्लेन हो रही है, बट हमें तो फर्स्ट लॉ चाहिए। समझ आ रहा है क्या? इसीलिए इसीलिए ये भी आपका फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ रेफ्रिजरेटर इज अनप्लग्ड एवरीथिंग इनसाइड ऑफ इट रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम, ठीक। तो ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ। कैसे? कि आपने वर्क डन करना छोड़ दिया तो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर और फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो फिर ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, ठीक है। तो ये भी आपका फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो आप फिल्टर आउट मेथड से तो आपका यही आंसर बचा, राइट, बट वो क्यों होगा उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखा है? आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स टू, आगे कुछ रहेगा, इक्वल्स टू, हाँ ओके। चल इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज लेट्स से आपने किसी एक इंक्लाइन प्लेन से एक किसी बॉल को आपने रिलीज कर दिया। आपको पता है इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होती है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बट उसके पास हाइट तो है, मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है, राइट, ठीक है। तो अब जैसे जैसे नीचे जाएगा ये, वैसे वैसे उसका स्पीड बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा बिकॉज हाइट कम हो रहा है, ठीक है। बट क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं है, 0 नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, करेक्ट। सो आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। दूसरी चीज, जब वो नीचे आ रहा होगा तो फिर उसका उसका इस प्लेटफॉर्म के साथ फ्रिक्शन हो रहा होगा, और फ्रिक्शन के कारण क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो अब मुझे बताओ जो हीट प्रोड्यूस हुई प्लस जो काइनेटिक एनर्जी हुई, ये दोनों कहां से आए? अच्छा, जब वो इधर नीचे आएगा तो हाइट कितना हो जाएगा, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा। तो हम लोग ये सब समझ लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट में और काइनेटिक एनर्जी में, राइट, हीट में और काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? तो फर्स्ट लॉ बोलता है जितना भी आपने हीट सप्लाई किया उसका उसमें से कुछ कुछ एनर्जी जो है या कुछ हीट जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, और वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास रह जाती है, गैस के पास, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो फिर यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा एक्सप्लेन हो रहा है कि आपको जितनी भी एनर्जी दी थी उसका टोटल आपको समझाया जा रहा है कि वो टोटल कितना है, राइट। टोटल है, सपोज आपने 10 जूल एनर्जी सप्लाई करी, तो 10 जूल में से मान लो 4 जूल का वर्क डन हुआ, तो बचा हुआ कितना बचा बोलो, 6 जूल। तो 6 जूल इतना एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी उस गैस की। तो यहां से तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाया जा रहा है ना, और यहां से भी आपको क्या समझाया जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑलमोस्ट दोनों का जो ये है, मतलब
क्या मैं बोलूँ, दोनों का जो एंड रिजल्ट है या फिर एंड जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। यहाँ पे भी इंटेंशन ये है कि जो आपको हिट मिली है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, और यहाँ पे भी जो पोटेंशियल एनर्जी मिली है उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, तो आपको इंटेंशन सेम है, राइट। तो देयरफॉर वो जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए है, बोलो, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, राइट। मतलब यह फर्स्ट लॉ को डिनोट करता है। तो आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसको मिली थी उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस हुई, हीट, और रिमेनिंग अमाउंट किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसके जैसा ही है ये, इसलिए ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजिन। अब कार्नोट इंजिन बोला तो तुरंत फॉर्मूला याद आना चाहिए, 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच। तो अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है तो ये जो टी सी अपॉन टी एच, ये जो रेशो है, रेशो टी सी अपॉन टी एच शुड बी वेरी स्मॉल, क्योंकि ये रेशो जितना छोटा रहेगा उतना छोटा नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, और छोटा नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो इफिशियंसी का आंसर ज्यादा रहेगा, बराबर है। तो पहला हमारा ऑप्शन होना चाहिए कि ये रेशो कम होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे, नहीं। तो रेशो कब लो रहेगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा और न्यूमरेटर, सो टी एच शुड बी वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, राइट। ये होगा हमारा दूसरा, ठीक है, मतलब दूसरा हमारा सुटेबल आंसर। और उसके बाद आप लोग बोलोगे टीसी शुड बी लो। सो आपका जो है फर्स्ट प्रिफर्ड आंसर होना चाहिए टीसी अपॉन टी एच शुड बी वेरी स्मॉल, है वो। तो नेक्स्ट शुड बी, ये बड़ा होना चाहिए सो दैट ये रेशियो छोटा हो, तो वो तो है ना, तो वो चूज करो, दैट इज टी एच इज लार्ज, टी एच शुड बी वेरी लार्ज। कहाँ पे, क्या बोल रहे हो, अरे वो तीसरा ऑप्शन है बे गधे, इधर मैंने लगाया ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रेफरेंसेस वाइज लगाया ना। तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस, व्हाट शुड बी योर सेकंड प्रेफरेंस, व्हाट शुड बी योर थर्ड प्रेफरेंस। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस है क्या, तो सेकंड प्रेफरेंस है क्या, नहीं है ना। टी एच शुड बी वेरी लार्ज, है ना, शायद टी एच इज लार्ज। तो टी एच लार्ज रहेगा तो ये रेशियो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये मेरे टी एच लार्ज रहेगा तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, तो एफिशिएंसी क्या रहेगा, लार्ज होगा। तुम्हें अभी भी नहीं समझा, कितना सिंपल सा है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच। इफिशियंसी ज्यादा रहने के लिए छोटा रहना चाहिए ना गधो, तो ये छोटा रहना चाहिए ये वाला पार्ट। तो ये छोटा कब रहेगा, जब टीएच लार्ज रहेगा कि टीएच स्मॉल रहेगा। सो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि ये रेशियो छोटा होना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, बोल बोल बोल, क्या, नहीं ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। सो अब एक बात बता, अगर तुझे किसी रेशियो को स्मॉल करना है तो तेरा क्या डिनोमिनेटर बड़ा रखेगी, तू पहले डिनोमिनेटर को देगी न्यूमरेटर को देखेगी, राइट। फर्स्ट शुड बी डिनोमिनेटर, ये बेसिक हम लोग कन्वेंशन जो है हमारे ऐसे चलते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स मत लगाओ, यहाँ पे कन्वेंशंस लगाओ। सो टू कीप रेशियो लो योर डिनोमिनेटर शुड बी लार्ज। सो डिनोमिनेटर क्या है तेरा यहाँ पे, टी एच, इट शुड बी लार्ज। अगर ये लार्ज रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो ये अकेला टी एच अगर लार्ज होगा तो ये रेशियो स्मॉल रहेगा। तो ये दोनों भी मेरे सेटिस्फाई हो रहे, तो ये दोनों सेटिस्फाई कब हो गए, जब मैं टी एच को क्या लूंगा, लार्ज लूंगा। सो इस तरीके से हमारा आंसर ये रहना चाहिए। अच्छा कोई, सो आपको प्रेफरेंस वाइज समझ में आ रहा है क्या, तो इसको हम लोग इमीडिएटली चूज करेंगे क्या, नहीं, राइट। अगर ये दोनों वहां पे हमारे आंसर में नहीं रहेंगे तो ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो माय फर्स्ट प्रेफरेंसेस विल बी दिस टू। प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज समझना कोशिश करो। हाँ बोलो। The second law of thermodynamics deals with transfer of,
क्या हुआ? द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ, सेकेंड लॉ में किस चीज का ट्रांसफर का मतलब किस चीज के ट्रांसफर की बात करी जा रही है? ये दोनों तो है ही नहीं, राइट? बचा कौन? वर्क डन और एनर्जी। सो आप लोग इसको यहाँ पे हीट ये ऑप्शन ले लो। क्या ऑप्शन ले लो? वो प्रॉपर आंसर है। हाँ, हीट नहीं रहेगा तो एनर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉपर ऑप्शन जो है वो क्या है? हीट। बिकॉज सेकेंड लॉ ये बोलता है कि हीट गिवन टू द सब्सटेंस कंप्लीटली किस में कन्वर्ट नहीं होता है? वर्क डन में। और वर्क डन कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट नहीं होता, तो हीट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड वर्क डन इज नॉट एंटायरली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये हीट के बारे में बात करता है कौन? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप लोग ऑप्शन इधर हीट लेना और हीट चूज करना। ये 1 या 2 साल पहले आया भी था बोर्ड एग्जाम में। हाँ, ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द, कहाँ कहाँ पे हीट रिजेक्ट करता है वो? हाँ, मुझे क्या देख रहे हो? ऑप्शन इधर है, मुझे देख रहे हो क्या? गधे रे तुम लोग। इधर ड्राइंग है क्या? कहाँ? ये आंसर है आपका। वर्किंग में आपने क्या सीखा था? यहाँ पे एक एक्सपेंशन वॉल लगा रहता है, याद है कि नहीं है? तो एक्सपेंशन वॉल में से जब वो लिक्विड पास होगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? कूल्ड गैस में। कूल्ड गैस में, खाली गैस में मत भोको, कूल्ड गैस में। और फिर ये गैस इवेपोरेटर कॉइल में से घुमाएंगे, तो ये इवेपोरेटर कॉइल है वो जो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ये एब्जॉर्ब करेगा हीट को, ठीक है? और फिर हम लोग इसी हीट को पास करेंगे कंप्रेसर में से। सो कंप्रेसर जो है वो उसको लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करेगा, है ना? और उसके बाद ये गैस से वापस से किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो हॉट गैस से हॉट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये हॉट लिक्विड हम लोग पास करेंगे इस कॉइलिंग से। इस कॉइलिंग को हमने क्या बोला था? कंडेंसर। और ये कॉइलिंग हमने सीधा क्यों नहीं रखा है? अगर सीधा रखोगे तो हीट डिसिपेट होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने इसको ऐसा सीधा रख दिया तो जो लिक्विड है तुरंत जल्दी से इधर आएगा, और अगर लिक्विड जल्दी इधर आएगा तो हीट देने के लिए क्या नहीं मिलेगा? टाइम नहीं मिलेगा सराउंडिंग को। तो इसलिए आपने उसको ऐसा वाइंडिंग को ऐसे रखा है, राइट? सो जितनी बार घूमेगा उतने देर तक वो सराउंडिंग को क्या देते रहेगा? हीट देते रहेगा। और इन वायरिंग को हमने क्या बोला है? और फिर जाके इस कुछ ऐसा होगा, याद आ रहा है क्या? सो फिर आपकी जो हीट रिलीज होती है वो कंडेंसर में रिलीज होती है, अरे आया नहीं? और हीट एब्जॉर्ब होती है वो इवेपोरेटर कॉइल में होती है, इधर एब्जॉर्ब होती है और इधर रिलीज होती है, समझे कि नहीं? ये हॉट चेंबर कोल्ड चेंबर तो एनर्जी फ्लो डायग्राम में यूज होता है, बट वर्किंग में उनको थोड़ी ना यूज करते। वर्किंग में नेमिंग क्या है बोलो? इवेपोरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल। नेक्स्ट, कैलकुलेट, आवाज नहीं है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एर्गॉन एंड ऑक्सीजन। आपको होता है एर्गॉन जो है वो मोनोएटॉमिक है और ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक है, है ना? तो अब मुझे बताओ, जो एनर्जी होती है मोनोएटॉमिक की वो होती कितनी है? 3/2 kBt। और जो डायटोमिक है वो कितनी होती है? 5/2 kBt। क्लियर है कि नहीं? तो हो गया, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। आई ना इंटरनल एनर्जी? अब इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप लोग क्या करोगे? दैट इज, अगर इसका चेंज कैलकुलेट करना है तो आप वो इसको डिफरेंशिएट करोगे, अरे है नहीं? बट ठीक है, ये कितना आएगा बोलो? 3/2 kBt और ये 5/2 kBt। डायरेक्टली अवेलेबल है, इसलिए तो आपको नेमिंग दिया था उनका।
तो मैं तो वो क्वेश्चन केटीजी के लिए बोलूंगा, वो क्वेश्चन आपका थर्मो का है ही नहीं, ऐसे मान लो। बोलो आगे। A gas is enclosed in cylinder is expanded to double its initial volume at a constant pressure of 1 atmosphere. तो प्रेशर कांस्टेंट है और वो प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब 1.103 है ना, इंटू 10 का पावर कितना 5 पास्कल, 1. हाँ चलो ठीक है। और आपको क्या बोला है कि अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो फिर वर्क डन का फॉर्मूला काफी सिंपल है, P इंटू डी वी, क्योंकि P कांस्टेंट है ना, और ये V2 माइनस V1। अच्छा सो आपको बोला है कि गैस जो है वो एक्सपांड किया है टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम, तो मतलब उसका फाइनल वॉल्यूम जो है ये डबल ऑफ क्या है, इनिशियल है। बट दिक्कत ये है कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है वो नहीं दिया है, कि दिया है, ठीक। सो प्रोसेस जो है, अ गैस इज इंक्लोज्ड इन सिलेंडर इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बात बताओ, आपके पास आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, बोलो, जाओ आइसोबेरिक प्रोसेस में जाओ जल्दी। गए, हाँ बोलो भाई। अरे कैसे भूल सकते हो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं, आपका नोटबुक में देखो ना कितना है, बोलो एन, ठीक है, ले रहे यहां तक। सो मेरा पॉइंट इतना सही है कि अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ये सब दिया है क्या, नहीं दिया है, राइट, मतलब ऐसा वर्क डन से रिलेटेड कुछ नहीं दिया। बट और एक चीज नोटिस करो, क्वेश्चन में खाली प्रेशर दिया है, ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के क्या बोला है, डबल बोला है। बट वो इनिशियल वॉल्यूम कितना है वो दिया है क्या, नहीं दिया है। गैस का अमाउंट वगैरह कुछ दिया है क्या, कि कितने मोल है, 1 मोल है, 2 मोल है, कि हम लोग कुछ दिमाग लगा के पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के हम लोग कुछ कैलकुलेट करें, कुछ भी दिया है नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज इसमें इनिशियल वॉल्यूम नहीं दिया है। इनिशियल वॉल्यूम नहीं तो देयरफॉर आप क्या नहीं निकाल सकते, फाइनल वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, और इधर पुटअप करके आप लोग वर्क डन भी नहीं निकाल सकते। नहीं समझा, तो क्वेश्चन में क्या इनकम्प्लीट है, बोलो इनिशियल वॉल्यूम, समझे कि नहीं। इसको इनकम्प्लीट रख रहा हूं। किधर है, इधर दिया है क्या, तो फिर मैं कैसे करूं, मैं ऐसा बोलूं क्या, चेंज इन वॉल्यूम 10 है करके, हाँ मैं बोल देता हूँ फिजिक्स खत्म हुआ। हाँ नेक्स्ट, 1 kilogram of liquid water is boiled at 100 डिग्री सेल्सियस। सो मास ऑफ लिक्विड दिया हुआ है या मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, विच इज 1 kg। आगे और उसका जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है कि जब वाटर बॉईल होता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता क्यों नहीं होता, बिकॉज वो अभी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, समझा। सो वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा ही नहीं। आगे, इफ द चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब वो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज उसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। बट ये कितने प्रेशर पे हो रहा है, तो जब वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइम पे जो प्रेशर है वो प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर है, ठीक। ये गिवन है। सबसे पहले कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, सिस्टम मतलब वाटर,
तो वाटर को हमने कितनी एनर्जी ट्रांसफर करी, एनर्जी मतलब हीट, ये पहले निकालना है। उसके बाद द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस चेंज, तो जब वाटर जो है वो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, इस दौरान कितना वर्क डन हुआ, तो दूसरा क्वेश्चन ये है। और तीसरा क्वेश्चन है द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो वर्क डन आया तो फर्स्ट लॉ लगा देंगे, तो फिर वहां से इंटरनल एनर्जी का चेंज निकल जाएगा। और आपको एक और चीज दिया हुआ है कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो पहले कितना है बोलो, 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। गिवन द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इन लिक्विड फॉर्म टू 1.671 मीटर क्यूब, राइट। सो ये ऐसा क्यों दिया हुआ है, ऐसा इसलिए दिया हुआ है, आपको याद, ये क्वेश्चन हमने किया है क्या, ठीक है, ये हाँ किया हुआ है, मुझे याद आ रहा है। हाँ ये हाँ, लैटेंट हीट दिया नहीं, लेना पड़ेगा, लैटेंट हीट दिया है, तो लैटेंट हीट कितनी दी हुई है, 2 ठीक है। तो हमारा काम तो बहुत कम हो गया फिर, कैसे, इधर आन दो, इधर आन दो, सो काम काफी कम है। तो आपको पता है हमने हीट चैप्टर में 10th में सीखा है कि जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो हम लोग जो हीट देते हैं वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेते हैं, और उसका फॉर्मूला जो है वो होता है Q इज इक्वल टू L इंटू एम, Q इज इक्वल टू, राइट, Q जो है वो हीट सप्लाइड है, वो जो L है वो लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है कि नहीं, और उसके बाद m जो है वो मास ऑफ लिक्विड है, वो लिक्विड जो आपके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तुमने बोला कितना दिया हुआ है, 2256, मास ऑफ लिक्विड कितना है 1, तो हीट सप्लाइड जो है, और तुम्हारा ये लैटेंट हीट किलो जूल में कि जूल में, किलो जूल में, तो ये वाला हीट भी किलो जूल में आएगा, तो आएगा 2256 किलो जूल। अरे हाँ या नहीं, नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। अब आगे सेकंड, अब क्या निकालना है तुम्हें, वर्क डन। तो आपने एक बात नोटिस करी, वर्क डन जो हो रहा है वो हमें वर्क डन कभी का निकालना है, जब आपका सिस्टम का फेस चेंज हो रहा है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा है, बट आपको पता है ये सब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, और वो टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, तो फिर वर्क डन आपको निकालना है जब फेस चेंज हो रहा है, बट फेस चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज होता, मतलब वो प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो वी नीड वर्क डन ड्यूरिंग फेस चेंज का टेम्परेचर, फेस चेंज का वर्क डन चाहिए, तो विच इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो जो हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक। इसीलिए उस वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो आएगा nRT, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ VF अपॉन VR, ठीक है। ये ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, और इसी वर्क डन को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे बोलो, P इंटू DV, तो वर्क डन इज इक्वल टू P, DV आएगा V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तुम बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला आपने, ये वाला तो समझा बिकॉज ये आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए आप ये वाला यूज कर रहे थे, ये क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ड्यूरिंग द फेस चेंज प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, देखो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो ये उस इतने प्रेशर पे ही हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर बस आप लोग वैल्यूज पुटअप कर दो इसमें, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है 1.01 इंटू 10⁵, फाइनल वॉल्यूम इधर दिया हुआ है 1.671 माइनस 1 इंटू 10⁻³ तो 1 छोड़ दो, 10⁻³ रखो खाली, रहे नहीं, या 1 भी रखा तो भी चलेगा, मैं एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए कैलकुलेशन इजी कर देता हूँ। सो बस हो गया अभी ये 2 मिनट का काम और। सो अब मुझे बताओ, जैसे इधर 10⁻³ वैसे इधर भी क्या लाओ 10⁻³, वो तभी आएगा जब 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो 1.01 इंटू 10⁻⁵, 3 डिजिट को लेफ्ट में शिफ्ट करो 1671 इंटू 10⁻³ और ये 1 इंटू 10⁻³, तो 10⁻³ 10⁻³ क्या निकलेगा कॉमन,
तो 1.01 इंटू 10⁵ अच्छा 10⁻³ कॉमन निकला और अंदर बचेगा 1671 माइनस 1। सो रिमेनिंग पार्ट यहां कर लो, तो बोलो 1671 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1670, और उसको मल्टीप्लाई में इधर कौन सा नंबर है 1.01, कर दो मल्टीप्लाई तुम लोग। और ये क्या है 10⁵ और 10⁻³ 5 माइनस 3 कितना होता है +2, राइट। वर्क डन जूल में आएगा, ये कितना आया वो मल्टीप्लीकेशन 16.7 इंटू 10⁻²। 10⁻² हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी हट सकता है, ठीक है। सो 100 है ना ये ऐसा। क्या डाउट है क्या? अच्छा फाइनल पार्ट क्या है अभी आपको क्वेश्चन का? फाइनल पार्ट में इधर यूज कर रहा हूं, फाइनल पार्ट इधर कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान दो क्या चाहिए आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो आपका फर्स्ट लॉ क्या है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू को इधर लो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल डेल्टा यू, राइट। अच्छा तो Q है कितना, तो एक मिनट Q किलो जूल में, किसमें, तो फिर वर्क डन भी किलो जूल में लाओ। कैसे लाओगे किलो जूल, किलो लाने के लिए इधर 10⁻³ करना पड़ेगा, और 3 करने के लिए एक डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो, तो 168.67, तो एक डिजिट राइट में भेजा तो इधर +1 बढ़ेगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और 168.67 और 10⁻³ मतलब किलो, ये हो जाएगा किलो जूल, है ना। तो कर दो अभी सब्स्टिट्यूट, तो Q कितना है बोलो, Q है 2256 किलो जूल, और वो वर्क डन कितना है 168.67, वो भी किलो जूल। जरा सब्ट्रैक्शन करो बताओ कितना आया ये, 2100 एंड समथिंग कुछ आएगा। बोलो जल्दी फटाफट बोलो, 20.33 किलो जूल। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। फोन ओके रीड करो। So 104 kilojoule of work is done on a certain volume of gas. तो वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, गैस के ऊपर। तो वर्क डन बाय द गैस होता है तो पॉजिटिव होता है, ऑन द गैस रहेगा तो सो वर्क डन इज इक्वल टू -104 किलो जूल, ठीक है। निगेटिव साइन क्यों है मालूम है ना, वर्क डन ऑन द गैस, गैस मतलब सिस्टम। खैर आगे, इफ द गैस रिलीजेस, और गैस रिलीज कर रहा है कितनी हीट बोलो 125 किलो जूल, तो हीट रिलीज मतलब लॉस्ट, सो -125 किलो जूल, राइट। और निगेटिव क्यों, हीट रिलीज है या लॉस्ट है। क्या चाहिए आपको, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। तो गैस, हाँ गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, तो अब मुझे बताओ वर्क इज डन ऑन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, तो गैस के ऊपर अगर वर्क किया है तो गैस की एनर्जी बढ़नी चाहिए। अरे नहीं समझा, गैस अगर वर्क, कितना सिंपल है, आप काम करते हो तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। नहीं समझा। सो एनीवेज आगे सुनना, बट यहाँ पे क्या है, वर्क डन निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि W और डेल्टा यू में जो साइन है वो ऑपोजिट होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव तो एनर्जी, सॉरी चेंज इन एनर्जी नेगेटिव, एंड वर्क डन नेगेटिव तो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव। सो फिर आपका फर्स्ट लॉ लगा दो, क्या है वो फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अरे आया नहीं, सो फिर क्या आएगा, Q कितना लेंगे हम लोग -125, देखते जाओ, और आपका इज इक्वल टू डेल्टा यू, W कितना लेंगे -104,
सो -104 इधर आ जाएगा, तो कितना आएगा +104 डेल्टा यू। तो कितना आ जाएगा ये माइनस जूल इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब इसमें एक कंफ्यूजन देख लो कि अगर वर्क डन निगेटिव है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। और वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन एनर्जी निगेटिव, और वर्क डन निगेटिव तो चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव। तो इस टाइम पे हमारा काम आ जाता है मॉड, रहा नहीं? तो इसको मॉड में रखो, इसको भी मॉड में रखो, इसको भी मॉड में रखो। इसको मॉड में रखने का जरूरत नहीं है, मतलब वो तो हम लोग बाकी वो मॉड में रखो। तो अभी मॉड में रखेंगे तो बोलो क्यू कितना आ रहा है, बोलो निगेटिव है ना, माइनस है, तो कितना हो जाएगा 125 डेल्टा यू। वर्क डन कितना है बोलो 104, मॉड में है तो पॉजिटिव रहेगा, ये 104 इधर आएगा तो 125 माइनस 104 डेल्टा यू कितना आएगा 21 जूल डेल्टा यू। हाँ किलो जूल, सॉरी ये दोनों किलो जूल में। तो आप एक बात नोटिस करो, आप लोग कंसेप्ट याद रखो, ये मॉड में मत उलझो कि कब मॉड लेना है और कब नहीं लेना है। आप बस ये देखना कि वर्क डन अगर निगेटिव है तो डेल्टा यू क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो तब मॉड ले लेना। और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा यू क्या आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूले यूज करना, ठीक है। और अगर नहीं आता है ना तो एज इट इज यूज कर लो, साइन को देखो मत, ठीक है। बोर्ड एग्जाम तक ठीक है वो, मतलब ना वर्क डन निगेटिव लो ना क्यू निगेटिव लो, कुछ भी ना, एज इट इज साइन रखो। मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम तक चल जाएगा वो, खाली प्रॉब्लम आएगा एंट्रेंस एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम में फिर साइंस के ऊपर ध्यान दो। हाँ बोलो 0.5 मोल ऑफ गैस, तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.5 मोल, मतलब बेसिकली 1/2। टेम्परेचर दिया हुआ है तुमको 300 केल्विन, एक्सपांड्स आइसोथर्मली, तो प्रोसेस कौन सा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का प्रोसेस मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो, चेंज इन एनर्जी भी, और जितना हीट रहेगा उतना क्या रहेगा वर्क डन रहेगा। कैसे Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू जीरो होता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में, सो फिर Q इज इक्वल टू कितना होगा W इन आइसोथर्मल। अभी तक हमने क्वेश्चन रीड ही नहीं किया क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट हमें आइसोथर्मल रीड करके इतना हमें समझ में आ गया। आगे, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर है। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो 10⁻³ मल्टीप्लाई करके, और लीटर को भी 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है, लीटर थोड़ी ना है। तो लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 1000 से, 1000 मतलब 10⁻3। तो अगर वो नीचे रहेगा तो ऊपर आएगा तो क्या होगा -3। नहीं पता है तो रट्टा मार लो, अभी क्या बोलूं मैं तुमको। अच्छा आगे, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन कितना होगा वो निकालने बोला है, राइट। ठीक है, तो वर्क डन निकालने बोला है, तो प्रोसेस कौन सी आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो ना इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आपके पास नोट से वर्क डन होता है बोलो NRT, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यही है ना आपका। तो फिर वर्क डन इज इक्वल टू एन कितना है आपका हाफ, आर कितना है 8.314, अरे है नहीं, टेम्परेचर कितना है 300, ठीक है। और अब ये नेचुरल लॉग ध्यान देते रहना, तो नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना है बोलो 6 इंटू 10⁻³ और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 इंटू 10⁻³ राइट। तो नेचुरल लॉग में और कॉमन लॉग में फर्क है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। जो तुम्हारे लॉग टेबल में जो होता है वो कॉमन लॉग होता है, कॉमन लॉग में जो बेस होता है वो 10 होता है, और जो नेचुरल लॉग है राइट, तो उसमें जो बेस होता है वो ई होता है, राइट। इसलिए आप लोग अभी यहाँ पे अगर -3 कैंसिल हुआ तो 6/2 कितना आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 आएगा। अब कोई क्या करेगा तुम में से, तो 1/2 और ये 300, तो 2 से 2 नीचे है तो 300 को 2 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 150,
और ये 8.314। मैं ये बोल रहा था कि जिसको नेचुरल लॉग की समझ नहीं है वो क्या करेगा, नेचुरल लॉग और 6/2 कितना होगा 3, तो वो 3 का लॉग दे देगा, देख लेगा नॉर्मल लॉग टेबल में 3 का लॉग मतलब 30 का जीरो में, पर 30 का जीरो में देखोगे तो रॉन्ग आ जाएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? बिकॉज तुम जो देख रहे हो वो और ये जो लॉग है वो, तो वो कैसे होगा? तो मैं तो बोलूंगा एक्चुअली प्रोसेस कुछ अलग है। इसका प्रोसेस ऐसा है कि आपको क्या चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, तो बेस में कौन है, ई। तो प्रोसेस ऐसा है कि आप एक काम करो, पहले बेस हटा दो। क्या हटा दो? बेस। तो बेस हटाओगे तो चेंज ऑफ द बेस लॉ लगेगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ ई, ऐसा होगा। और जब आप बेस हटा देते हो तो आप अपने मन का बेस ले सकते हो। तो हमारे मन का बेस क्या है, 10, तो हो गया ये वो कॉमन लॉग। अरे है नहीं? आप क्या करना, तो सबसे पहले तो ये कॉमन लॉग हो गया, तो ऊपर हो गया लॉग ऑफ 3 और नीचे हो गया लॉग ऑफ ई। ठीक है, तो ई का लॉग देख लेना अभी। अरे है नहीं? तो मैं तुम्हें इसमें थोड़ा शॉर्टकट देता हूं। तुम क्या करना, इधर आन दो, हाँ डायरेक्टली। तो इधर ऊपर कुछ नहीं तो कितना है, तो ये 1/log ई जो है, 1/, वो अराउंड कुछ 2.303 समथिंग है। कितना होता है? तुम लेते हो क्या, तुम लोग केमिस्ट्री में कितना लेते हो? हाँ, तो ये क्या है, 1/log ई है। तुम्हें कैलकुलेट करना है कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ई की वैल्यू होती है 2.67। कितनी? तो लॉग ई, ई के जगह पे रखो 2.67, फिर लॉग ऑफ 2.67 लेना, वो कुछ तो आएगा ना। तो 1/2 जो भी नीचे लॉग ई आएगा, उसको उस लॉग ई की जो भी वैल्यू आएगी उससे किसको डिवाइड कर देना, 1 से। और आपको फिर वही वही बात होगी ना, मतलब कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो उससे अच्छा मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ कि 1/log ई की वैल्यू कितनी आने वाली, बोलो 2.303। तुम्हारा काम कम कर रहा हूं मैं, राइट। तो फिर अब आगे जो लॉग आएगा वो कौन सा लॉग आएगा, नेचुरल आएगा कि कॉमन आएगा? कॉमन आएगा। नहीं समझा? बिकॉज यहां से आगे मैंने कौन सा लॉक कर दिया, बोलो बेस हटा के मैंने कौन सा लॉक कर दिया है? तो मैं तुमको बोलूंगा, एकदम शॉर्टकट बोल रहा हूं, सिंपल सी चीज है। जब भी नेचुरल लॉग आएगा उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, वो आपके सामने है रीजन, और वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ। सो बस अब मुझे बता, अभी ये मेरे पास कौन है, नेचुरल लॉग है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2.303, है ना। तो अब ये लॉग कॉमन हो जाएगा कि नेचुरल होगा, तो लिख दे उसको लॉग अभी। और 6/2 कितना हुआ, 3। अब उसको मल्टीप्लाई कर लॉग 3 से। अरे नहीं समझा? अब तुम लोग अपना नॉर्मल लॉग यूज कर सकते हो। तो अब बताओ आंसर कितना आया, 150 इंटू 8.314 इंटू 2.303 इंटू लॉग 3 कितना है बताओ, 0.4771। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करो, आ गया आपका आंसर। डाउट है? क्या डाउट है बोल? क्योंकि उसके बेस में ई होता है। कितना होता है? हाँ, और वहां पे मैथ्स में एक रूल है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, इधर आंदे, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, मतलब जिसका लॉग है और वही बेस में है तो आंसर 1 होता है। लॉग ए अपॉन लॉग ई नहीं, लॉग ई टू द बेस ई 1, क्योंकि जिसका लॉग है वही अगर बेस में है तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कैलकुलस में जो लॉग होता है वो नेचुरल लॉग होता है। कौन सा? मतलब जिसके बेस में क्या होता है, ई होता है। तो इसीलिए मैथ्स में डेरिवेटिव में लॉग ई 1 होता है, बिकॉज ऑलरेडी वो लॉग ई का है और बेस में भी क्या है, ई है। और बेस हटा दिया तो ऊपर आएगा लॉग ई और नीचे भी आएगा और कितना हो जाएगा, इसलिए होता है ऐसा। और इसके बेस में कितना है बोल, 10 है, ये देख 10 है। मल्टीप्लीकेशन कर लेना बाद में। अच्छा है, वेरी गुड। नहीं, वेरी गुड ना, तेरे को अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी मजा करेगा, अच्छी लड़की से शादी होगी।
अच्छे गाड़ी में घूमेगा, फॉरेन ट्रिप करेगा, और ये तेरा, हाँ सिंगापुर जाएगा, और ये तेरे को बाहर से देखते बैठेंगे, समझा क्या? ये सब तेरा जनता है ये। हाँ भाई, आगे नेक्स्ट। वन मोल ऑफ एन, आवाज नहीं रे, वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस is initially kept in a cylinder with movable frictionless and massless piston at a pressure of, प्रेशर दिया 1.01 m, m मतलब मेगा 10⁻⁶ बेसिकली पास्कल, ये दिया हुआ है प्रेशर। और टेम्परेचर कितना है बोलो, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 में 273 ऐड कर, केल्विन में आ जाएगा वो 300 केल्विन। वैसे भी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है ना, तो टेम्परेचर यूज करने के पहले केल्विन में लेना। इट इज देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल। तो आप लोग उस गैस को एक्सपांड कर रहे हो जब तक उसकी वॉल्यूम क्या नहीं हो जाती, डबल नहीं हो जाती, राइट? तो इनिशियल वॉल्यूम दी हुई है, नहीं दी हुई है, बट फाइनल वॉल्यूम दी हुई है। फाइनल वॉल्यूम कितनी है, ट्वाइस द V1। फाइनल वॉल्यूम इज ट्वाइस द V1, लिखा है ना यहाँ पे। इट इज देन एक्सपांडेड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। हाउ मच वर्क इज डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबेरिक? कितना वर्क डन होगा अगर एक्सपांशन आइसोबेरिक है? आइसोबेरिक मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो एकदम इजी वाला फॉर्मूला लग जाता है, PdV वाला। और ये P वैसे रहेगा और अंदर आएगा V2 माइनस V1, और वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर कितना है भाई तेरा, 1.01 इंटू 10⁻⁶। V2 कितना है तेरा, 2V1, और V1 ये, तो ये आएगा 1.01 इंटू 10⁻⁶। 2V1 में से V1 गया तो क्या बचेगा, एक V1। बट दिक्कत ये है कि हमारे पास क्या नहीं है, V1 नहीं है। तो V1 निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, 1 मोल ऑफ गैस बोला है, तो N इज इक्वल टू कितना बोला है, N मोल है ना, 1 मोल। तो इस इंफॉर्मेशन को कुछ यूज करो। तो अब मुझे बताओ, ध्यान दो, अब यहाँ पे आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक? तो फिर यहाँ पे PV इज इक्वल टू NRT, तो प्रेशर अगर इनिशियल तो वॉल्यूम भी इनिशियल, टेम्परेचर भी इनिशियल। सो अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स पुटअप कर दो, तो VI चाहिए ना आपको, तो PI को उधर भेज दो, तो NRTI अपॉन PI, राइट? सो बोलो अब यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁻⁶ इंटू VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या रहेगा इनिशियल वॉल्यूम, बोलो इनिशियल वॉल्यूम रहेगा, जल्दी बोलो, हाँ देना उधर, NRTI अपॉन PI, NRTI अपॉन PI। सो ये 1.01 इंटू 10⁻⁶, N कितना है 1, ये 8.314, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, और प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, कितना है 1.01 इंटू 10⁻⁶। ये प्रेशर और ऊपर का मतलब ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, और क्या आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 3 4 जा कितना आएगा 12, 3 1 जा 3 और ये 4, राइट? 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, और इंटू कितना है 100 ना, ये 2 0 है ना इधर, अबे 3 से मल्टीप्लाई किया रहे, तो फिर 2 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या होगा 2494.2, अरे हाँ या ना? तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है जूल। या फिर तुम गधे हो, तुम जान छोड़ो, तुम लोग मल्टीप्लाई करो इसको, इसको मल्टीप्लाई तुम कर लो, ठीक है? क्योंकि मैंने किया था तो कोई बोलेगा 100 कहां से आया, 100 तो उधर था नहीं, क्योंकि ऐसे डेंजर लोग हैं यहाँ पे। खुद मल्टीप्लाई करो, समझ में आ जाएगा। हाँ आगे बोलो, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 1/15 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम इनिशियली कितना था बोलो, 1 लीटर, ठीक है? तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब है, मतलब बेसिकली 10⁻³ मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है। आगे, और उसको हमने क्या किया, कंप्रेस एडियाबेटिकली किया, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो वॉल्यूम अभी कितना हुआ, नया वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ, ये V1 होगा, ये V2 होगा, तो फिर नया वॉल्यूम रहेगा 1/15 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम।
तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे देखो, इट्स इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज, तो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर जो है उसका वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, क्योंकि 27 में 273 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, और सीवी दिया हुआ है और ग्यामा दिया हुआ है, दैट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट 1.4, 1.4, चल ठीक है। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर, वर्क डन, क्या क्या कैलकुलेट करना है देखो, फाइनल प्रेशर चाहिए, वर्क डन चाहिए, फाइनल टेम्परेचर चाहिए, एंड व्हाटएवर जो भी है, एक एक करके निकालते थे। चलो, सो सबसे पहले, आवाज नहीं है, सो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे बोलो, फाइनल, ओके फाइनल प्रेशर, ओके प्रोसेस कौन सा है, तो जो मैं बोलने जा रहा हूं ठीक से ध्यान देना। तो आपको पता है कि वी नो इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम का पावर ग्यामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट, क्लियर है क्या। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है उनका प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, इन दोनों का कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब अगर प्रेशर पहले P1 है और वॉल्यूम V1 है, और बाद में यही प्रेशर जाके P2 हुआ और वॉल्यूम V2 हुआ, तब भी इनका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको बोलते प्रोडक्ट कांस्टेंट होना। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा होता है किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में, बट हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल प्रेशर चाहिए। अगर आपको याद होगा क्या चाहिए, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर मतलब P2 चाहिए, तो P2 चाहिए तो जो V2 का पावर ग्यामा है उसको इधर भेज दो, तो P1 V1 का पावर ग्यामा अपॉन V2 का पावर ग्यामा, और सामने कौन आएगा P2। अब अच्छे से लिखो, P2 इज इक्वल टू सामने कौन है इधर P1, V1 का भी पावर ग्यामा है, V2 का भी पावर ग्यामा है, तो उनको एक ही ब्रैकेट में ले लो और होल का पावर क्या दे देना, ग्यामा। तो P2 इज इक्वल टू P1, V1 तुम्हारा कितना है, तो V1 हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास V2 तो नहीं, V1 भी है, ओके V1 जो है वो है 10⁻³ और तुम्हारा V2 जो है फाइनल वॉल्यूम वो है 1/15 इंटू 10⁻³ और ग्यामा जो है वो भी है हमारे पास 1.4, तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, अभी डिनोमिनेटर में 1/15 है, वो उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 और 1/15 उल्टा होके क्या हो जाएगा 15, 15 का पावर 1.4, तो P2 इज इक्वल टू P1 तो हमारे पास है 1 पॉइंट कितना है देखो 1.01 इंटू 10⁵, हमारे पास क्या नहीं है, तो 15 का पावर 1.4 नहीं है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि 15 का पावर 1.4 कैसे निकालते हैं, सब लोग ध्यान देना, यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊंगा। सो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए 15 का पावर 1.4 चाहिए, तो उसको एज्यूम कर लो x, क्या एज्यूम करेंगे x। अब एक काम करो, जबरदस्ती लॉग ले लो दोनों तरफ, तो ये होगा log ऑफ 15 का पावर 1.4। लॉग क्यों लिया, क्योंकि लॉग का एक रूल है जो मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था कि जो भी लॉग जिसका है, किसका लॉग है इस 15 का, उसके पावर में कुछ है तो वो साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू लॉग ऑफ 15। जल्दी बता दो 1.4 वैसे रहेगा, लॉग ऑफ 15 कितना है वो बता दो। तो लॉग हमने क्यों यूज किया, क्योंकि वो 1.4 पावर से साइड में आ गया। अच्छा, ये 15 जो है 1 से बड़ा नंबर है, तो जब भी 1 से बड़ा नंबर है तो वहां पे डेसिमल पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट है उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो 2 डिजिट है ना यहाँ पे, तो वो 1 माइनस किया, तो 2 डिजिट में से 1 माइनस किया तो इधर कितना आएगा 1, और अब देखो 15 का जीरो में बता के बताओ 1761। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो करो मल्टीप्लाई, ये कितना है बताओ जरा, हाँ बोलो 1.4 इंटू 1.1767, सॉरी 1761, जल्दी करो टाइम कम है। वन पॉइंट सिक्स फोर 1.464 6 कितना 654 कुछ आता है, ठीक है। अभी आया log x, बट हमें तो x चाहिए, मतलब हमें 15 का पावर 1.4 चाहिए था ना, आपने x नहीं निकाला, आपने क्या निकाला है log x, तो ये log हटना चाहिए, तो log हटने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे एंटी लॉग, तो ले लो एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ x
इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.64654। तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होगा तो एक्स आ जाएगा। एंटी लॉग लेते टाइम डेसिमल पॉइंट के पहले जो भी है, आवाज नहीं, एंटी लॉग लेते टाइम डेसिमल पॉइंट के पहले जो भी हो 10 की पावर में चला जाएगा। किसकी पावर में चला जाएगा? हाँ, तो अभी एंटी लॉग देख लो, किसका देख लेंगे एंटी लॉग? 0.64 का। किसमें बोलो? 6 और 5 में। देखो कितना आया? हाँ, 4 और एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देंगे। नहीं समझा? एंटी लॉग कैसे देखते, समझा कि नहीं? डेसिमल पॉइंट के पहले जो भी हो किसके पावर में लिखा जाएगा? 10 का पावर 1 है ना? क्यों 1 है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले 1 था, और एंटी लॉग आने के बाद एक डिजिट का पॉइंट दे देने का कंपलसरी। तो 10 का पावर 1 मतलब 10, तो 10 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 44.31। तो ये हो गया आपका x। x मतलब कौन? 15 का पावर 1.4। ठीक, तो ये उधर पुटअप कर दो। तो 1.01 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 15 का पावर 1.4 कितना आया? 44.31। तो ये मल्टीप्लाई कर देना, आपको फाइनल प्रेशर निकल जाएगा। कितना आया बोलो पास्कल? ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। वो 1.4 15 का पावर 1.4 कैसे निकाला, समझे कि नहीं? तो ये आपको कभी कभी यूज करना पड़ेगा, आपको याद रखना इस प्रोसेस को। खैर, पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट क्या देखो? वर्क डन। प्रोसेस कौन सा है? तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन चाहिए अभी। तो फिर अब मैं ये हटा रहा हूं क्योंकि मैंने सेव किया है। हाँ, तो अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस में? तो मेरे हिसाब से वो है पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन 1 माइनस गैमा है शायद, 1 माइनस गैमा। अरे हाँ या ना? फाइनल प्रेशर कितना है? 44.753 753 ना, इंटू 10 का पावर 5। फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम था 1/15, याद है क्या? 1/15 इंटू 10 का पावर -3 माइनस इनिशियल प्रेशर 1.01 इंटू 10 का पावर 5 और इंटू इनिशियल वॉल्यूम, वो जस्ट 10 का पावर -3 हो इनिशियल वॉल्यूम, और ये 1 माइनस गैमा जो है 1.4 है, वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। सो 1 में से 1.4 गया, कितना बचेगा? -0.4। अच्छा, ये इधर आन दो, ये 44.753 है, उसको डिवाइड बाय 15 करेंगे क्योंकि इधर नीचे 15 है ना, तो कर दो उसको डिवाइड बाय 15। बताओ कितना आया जरा? 44.753 डिवाइड बाय 15, जल्दी बताओ। और ये 10 का पावर 5 और 10 का पावर -3, 5 -3 कितना होगा? 10 का पावर 2 माइनस इधर भी 1.01 और ये 5 -3 10 का पावर 2। कितना है डिवाइड, देखो बताओ। अंदर बचेगा 2.983 माइनस क्या है 1.01, और बाहर क्या निकलेगा? 10 का पावर 2। ये माइनस साइन को ऊपर लिख दो भाई। और जो 0.4 है, 0 पॉइंट को 4/10 लिख सकते हैं क्या? मैं बताता हूँ, वो देख लो भाई। 0.4 को क्या लिख सकते हैं? 4/10। कितना है बता? 1.3। ओके, अब ये 4/10 है, तो ये उल्टा होके 10/4 हो जाएगा। तो 10/4 और ये 10 का पावर कितना? 2। तो करो ये 1.973 को डिवाइड बाय 4 करो, ये नीचे 4 है ना, ठीक है। और ये 10 का पावर कितना? 1 और ये 2 कितना हुआ? 3, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क डन। क्लियर है क्या? तो सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर चाहिए। अच्छा, ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही सही है, अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आपके सारे फॉर्मूले इसमें यूज हो जाते हैं। तो अब ध्यान दो, अभी आपको क्या चाहिए बोलो? फाइनल टेम्परेचर। प्रोसेस कौन सा है देखो? हाँ, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना प्रोसेस को। ये इनफैक्ट आप लोग जब आप लोग एमसीक्यू का वर्कशीट देखोगे डीपीपी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एडियाबैटिक के रहेंगे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे फॉर्मूले यूज होंगे जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सो
अब मुझे बताओ दोबारा से वन मोर, आपको क्या चाहिए? फाइनल प्रेशर चाहिए। तो फिर एडियाबेटिक प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर चाहिए। तो आपको आपको फाइनल टेम्परेचर आने वाला कोई फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। तो फिर वापस से शुरू करेंगे इन एडियाबेटिक प्रोसेस। आपको पता है पी प्रेशर इंटू वॉल्यूम का पावर गैमा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बट फिर यहां से मैं फॉर्मूला जो लाऊंगा P1 V1 का पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 का पावर गैमा, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम रहेंगे। बट मुझे क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर आन दो। तो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो बोलोगे क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रोसेस हमने सीखी थी उसमें से सारी प्रोसेस में सारी जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसमें हमने सब्सटेंस क्या यूज किया था? वर्किंग सब्सटेंस क्या लिया था? आइडियल गैस। इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो फिर अब अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए फाइनल टेम्परेचर चाहिए, राइट। तो फिर एक काम करना, यहां से एक तो प्रेशर की वैल्यू निकालना, मतलब इसमें एक तो प्रेशर पुटअप करना या फिर वॉल्यूम पुटअप करना। मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो। मुझे ये बोलना है कि अगर आपको फाइनल टेम्परेचर चाहिए और आपको वॉल्यूम दिया है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, तो आप लोग ऐसा फॉर्मूला लाओ जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम हो। और अगर आपको फाइनल टेम्परेचर पूछा है बट दिया आपको इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर है, तो आप ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर आते हो। बट हमारे केस में इस वाले क्वेश्चन में आपको इनिशियल प्रेशर भी अवेलेबल है, फाइनल प्रेशर भी अवेलेबल है, इनिशियल वॉल्यूम भी अवेलेबल है, फाइनल वॉल्यूम भी अवेलेबल है। तो आपके पास यहाँ पे चॉइस है कि फॉर्मूला टी और वी में रखना है कि फॉर्मूला पी और टी में रखना है, राइट। तो मैं वी और टी में रख देता हूं, ठीक है। तो इधर आंदो यहाँ पे, तो यहां से प्रेशर की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी बोलो? तो प्रेशर की वैल्यू निकल के आएगी एन आर टी अपॉन वी, ठीक है। तो ये उठा के प्रेशर के जगह पे रख दो यहाँ पे। तो प्रेशर की जगह पे रखेंगे एन आर टी अपॉन वी, बाजू में वी का पावर गामा और सामने कांस्टेंट। अब मुझे तो एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स और आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो फिर एन और आर इधर डिवाइड उधर गया तो ना ना ना, इधर मल्टीप्लाइड उधर गया तो ये टी, अच्छा ये v का पावर इधर 1 है, ऊपर गया तो v का पावर -1, और ये v का पावर गामा पहले से है, और ये जो nr ऊपर है उधर गया तो कहा जाएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन nr। तो आपको पता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, nr भी कांस्टेंट है, ऊपर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, छोड़ दे उसको। और बाजू में कौन है बोलो? टेम्परेचर। इधर भी वॉल्यूम है, इधर भी वॉल्यूम है, तो एक ही वॉल्यूम लो, पावर ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा? गामा -1, गामा -1। कोई क्लियर है क्या? तो अब आपके पास क्या नया फॉर्मूला आया? जैसे मैं बार बार ऐसे लिखता हूं, देखो पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे डायरेक्ट लिखता हूं मैं किसमें? एडियाबेटिक प्रोसेस में। वैसे ही तुम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम का पावर गामा -1 इज इक्वल टू, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अब आप इसके आगे यूज करो, क्या बोलो? दैट इज T1 V1, अरे इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो T1 V1 का पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 का पावर गामा -1। क्लियर है क्या? तो फिर आगे क्या होगा बोलो? सो अभी हमें क्या निकालना है? फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना। तो ये V2 इंटू गामा -1 इधर भेज दो। तो बोलो T1 इंटू V1 का पावर गामा -1 अपन V2 का पावर गामा -1 इज इक्वल टू क्या आया? T2। सो T2 इज इक्वल टू, ऊपर भी पावर गामा -1 है, नीचे भी पावर, तो फिर एक की ब्रैकेट में लो और पावर क्या करो? गामा -1, और अंदर आएगा V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। तो T2 इज इक्वल टू T1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, वो शायद 300 केल्विन है क्या? हाँ 300 केल्विन है। फाइनल सॉरी V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम, शायद वो 10⁻³ है। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, वो 1/15 इंटू 10⁻³ गामा मेरे हिसाब से 1.4 है, और ये 1, तो ये 300, ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल होगा, और 1/15 उल्टा होके 15/1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 15, और पावर में आएगा 0.4। तो इस बार हमें 15 का पावर क्या चाहिए? 0.4। तो आपको पता ही है हम लोग ये कैसे करेंगे, इस बार डायरेक्टली करेंगे, बोलो बहुत डायरेक्ट करेंगे। कौन है पावर में? कौन है? साइड में ले लो उसको, और ये कौन है? 15 है, उसको लॉग के साथ लिख दे, समझा कि नहीं?
और जो भी आएगा उसका क्या ले, एंटी लॉग। हो गया खत्म, नहीं समझा? 15 का पावर 0.4 डायरेक्ट 0.4 साइड में लो, 15 का लॉग लो और जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग। जरा बताओ कितना आया? 300 इंटू 2.954। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अरे है नहीं, और आंसर केल्विन में। बोलो नेक्स्ट, हाउ वुड योर आंसर चेंज इफ द प्रोसेस वेर आइसोथर्मल? तो अभी अगर एडियाबेटिक वर्ड हटा दिया और आइसोथर्मल वर्ड डाल दिया, राइट, तो आंसर्स कैसे चेंज होंगे, क्या आंसर्स आएंगे, राइट? तो दोबारा पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है, बस प्रोसेस क्या रहेगा, आइसोथर्मल। तो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर। बट आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें सबको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। गधे आइसोथर्मल में होता है कैसा, वो आइडियल गैस में होता है, बट आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब हुआ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पावर में गामा नहीं, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, हाँ समझने की कोशिश करो गधे। अब क्या निकालना है आपको, फाइनल प्रेशर निकालना है। तो फाइनल प्रेशर निकालना है तो P2 निकालना है, तो V2 इधर भेज दो, तो P1 इंटू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2। तो फिर P2 इज इक्वल टू P1, P1 कितना है 1.01 इंटू 10 पावर 5, V1 कितना है 10 पावर -3, और V2 कितना है 1/15 इंटू 10 पावर -3। ये गया 15 जाएगा ऊपर, तो 1.01 इंटू 15 इंटू 10 पावर 5, ये मल्टीप्लाई कर, ये तेरा आंसर होगा फाइनल प्रेशर का। बट ये आंसर कब, अगर तेरा प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। अब आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या चाहिए तुमको, वर्क डन, बट प्रोसेस कौन सी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन होता है एनआरटी, नेचुरल लॉग ऑफ वीएफ अपॉन वीआई, राइट? तो वर्क डन इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, हमें एनआरटी की वैल्यू चाहिए, तो एनआरटी के लिए एन चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह उधर दिख रहे हैं क्या? तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ। आइसोथर्मल, सॉरी, तुम्हें पता है कि कोई भी प्रोसेस होगी तो उसमें पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी। तो एनआरटी के जगह पे लिख सकते हैं पीवी, और आगे नेचुरल लॉग ऑफ वीएफ अपॉन वीआई। लॉजिक से समझा गया? बट मैंने एनआरटी की वैल्यू क्यों पुटअप करी, बिकॉज मेरे पास ना नंबर ऑफ मोल्स है ना, टेम्परेचर है बट नंबर ऑफ मोल्स नहीं हो, तो वो कौन करते बैठेगा, टाइम चला जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर, राइट? तो प्रेशर कितना था इनिशियल, 1.001 10⁵. वॉल्यूम कितना था इनिशियल, 10 पावर -3, और आगे तुम्हारा नेचुरल लॉग को अभी नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2.303, तो नॉर्मल लॉग हो जाएगा। तो अभी ln मत लिखना, लॉग लिखना। और फिर आपको पता है कि अंदर फाइनल वॉल्यूम मेरे हिसाब से 1/15 इंटू 10 पावर -3 है क्या, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 10 पावर -3, तो 10 पावर -3 10 पावर -3 क्या हो जाएगा, कैंसर। तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये 2.303 को मल्टीप्लाई करो 1.01 से, और ये 5 और -3 कितना हो जाएगा 10 पावर +2, और इंटू लॉग ऑफ क्या है 1/15 है ना, तो 1/15, तो 0.1 को 15 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो फिर पॉइंट ले लिया तो इधर 10 हो गया, पर 10 अभी भी छोटा है तो क्या लेंगे, और एक 0, तो 100 हो जाएगा। 15 6 का 90, और 10 बचेगा, तो फिर अगेन पॉइंट तो लिया हुआ है तो 100 वापस हो गया, तो अगेन 15 6 का 90, तो ये चलता रहेगा, रिकरिंग रहेगा, तो 667 लेके छोड़ दो इसको। तो लॉग ऑफ 0.667 कितना आता है बता दो मुझे। अच्छा ये जितना भी आएगा, इधर आन दो, ये जितना भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, अरे हाँ या नहीं, और वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। कर पाओगे कि नहीं, लॉग ऑफ 0.667 का आंसर मल्टीप्लाई करो इसके साथ, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। अच्छा तीसरा क्या चाहिए बोलो, तीसरा चाहिए फाइनल टेम्परेचर, बराबर है, बट प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता, तो जितना इनिशियल टेम्परेचर होगा उतना ही फाइनल टेम्परेचर होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो फाइनल टेम्परेचर भी कितना होगा 300 केल्विन, राइट? सो ये हो गया आंसर्स, अगर तुमने प्रोसेस एडियाबैटिक के जगह पे क्या ले ली, आइसोथर्मल।
हाँ इधर आन दो, द टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, और एक फिगर बोला है, बट अगर तुम लोग फिगर देखोगे टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे फिगर निकालना रह गया है, तो फिगर में तुमको ऐसा कुछ मिलेगा, ए टू बी एंड देन बी टू ए, साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। हाँ, सो टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, तो वर्क डन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1000 जूल, ऐसे दिया हुआ है। आगे व्हाट डज द नेगेटिव साइन मीन, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, तो हमें पता है वर्क डन साइन का मतलब क्या होता है, वर्क डन, हाँ नेगेटिव साइन मीन्स वर्क इज डन, हाँ ठीक, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट प्रोसेस कौन सी है, बट साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या नहीं होती, सो आप लिखो इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द साइकिल चेंज, तो डायरेक्शन ऑफ साइकिल चेंज होगा तो वर्क डन का साइन भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग है, उसका एक डायरेक्शन रहेगा, बट अगर उस डायरेक्शन को उल्टा करो तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होता है। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो साइकिल का, तो वर्क डन का साइन भी क्या हो जाता है, तो फिर वो आप वही लिखोगे, साइन ऑफ वर्क डन चेंजेस, साइन ऑफ वर्क डन चेंजेस। और अगर आप अपनी नोट्स फॉलो करोगे तो शायद मैंने तुम्हें लिख के दिया है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो शायद पॉजिटिव दिया है क्या, ओके, सो यहां से भी देख सकते हो, अगर ये क्या क्लॉकवाइज है तो फिर ये इसका ये एरिया पॉजिटिव रहेगा, तो फिर क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो, मैंने रीजन के साथ दिया हुआ है, आप लोग नोट्स पढ़ लो आपकी। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, टेक्स्ट बुक में भी आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन है। तो ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, और उस साइक्लिक प्रोसेस का कौन सा ग्राफ दिया है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, और आपको इस ग्राफ को कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो प्रोसेस है जिसका वीटी ग्राफ दिया है, आप वीटी ग्राफ को स्टडी करके आपको उसका कौन सा डायग्राम निकालना है, पीवी डायग्राम, मतलब इसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो तुम बोलोगे कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, तुम बस दिमाग लगा दो यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे आपको इसको देख के पीवी डायग्राम बनाना है इसी का, बट ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, हमें इसी प्रोसेस का प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ निकालना है। तुम बोलोगे कैसे, देखते जाओ ना, इजी है, ध्यान दो अब यहाँ पे, अगर मैं एरो को फॉलो करूं तो ये मुझे स्टार्ट होते हुए दिख रहा है ए सी बी, तो मैं इधर एक एक करके शुरू करूंगा, तो मैं पहले लिखूंगा फ्रॉम ए टू बी, मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो मैं देख पा रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, तो ए पे टेम्परेचर कितना है बोल, T1, और वॉल्यूम, और बी पे टेम्परेचर कितना है और वॉल्यूम, तो ए टू बी प्रेशर भी चेंज हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो बोथ V एंड T चेंजेस, और अगर दोनों चेंज होंगे तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है 3 वेरिएबल होते हैं, 3 में से 2 चेंज हुए तो एक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हाँ एडियाबैटिक है तो तीनों चेंज होते हैं, बट उसके अलावा बाकी सारे प्रोसेस में कोई एक क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर क्या रह रहा है, तो बोल फिर फटाफट ए टू बी क्या कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ पे ये आ जाए प्रेशर एक्सिस, ये आया, तो मुझे ए टू बी ड्रॉ करना है, ए टू बी ड्रॉ करना है इधर, बट प्रेशर क्या रहना चाहिए, तो देख सही लग रहा है कि नहीं, ये ए टू बी, राइट। अब बता, ध्यान दो अभी यहाँ पे, तो ए पे प्रेशर कितना है मेरा, बोलो यहाँ पे प्रेशर कितना है P1, और बी के लिए भी प्रेशर, तो अब बताओ ए टू बी प्रेशर क्या है, कर लिया ड्रॉ हमने, नहीं समझा, तो यहां से भी हमें दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, बट तुम बोलोगे भाई इधर शेप ऐसा है, बिकॉज ऑफ वीटी डायग्राम है,
और यहाँ पे सीधा आएगा क्योंकि ये पीवी डायग्राम है, तो प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, राइट। और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कहां से कहां? V1 से V2, बिल्कुल राइट। अब बात करते हैं कहां से कहां? B2C। B2C, B2C में देख पा रहा हूं कि टेम्परेचर T2 है और टेम्परेचर T1, T2 से T1, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। फ्रॉम B2C टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। बट वॉल्यूम जो है, बी पे वॉल्यूम V2 है और सी पे भी, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम। सो अब मुझे बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनआर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर और टेम्परेचर कैसे? डायरेक्टली। और टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा? राइट। तो अभी मुझे प्रेशर डिक्रीज दिखाना है, राइट, ध्यान देते रहना। सो बोलो अभी यहाँ पे कहां से कहां? बोलो B2C। किसको कांस्टेंट रखना है? बट हाँ, और प्रेशर को डिक्रीज करना है। तो प्रेशर को डिक्रीज करना है तो ग्राफ को नीचे लेके आना पड़ेगा। तो इधर देख B2C। अब बता, B पे वॉल्यूम कितना है? V2। C पे भी वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। बट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? नीचे आ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। P2 हो गया प्रेशर, P1 से P2 कम हो गया मान लो। नहीं समझा? अब आगे बोलो। और अभी कहां से? B2C आ गए ना, तो नेक्स्ट C2D, नहीं C2A। फ्रॉम C2A जरा देखो क्या कांस्टेंट रह रहा है? सी पे वॉल्यूम V2 है और ए पे वॉल्यूम V1 है, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। बट टेम्परेचर, सी पे टेम्परेचर T1 है और ए पे भी, तो टेम्परेचर क्या है? सो टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो कर्व तुम्हारा आइसोथर्म रहेगा। कैसा रहेगा? बट उसके अलावा और सोचो, मुझे बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। यहां तक क्लियर है? और फिर प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अब बता, C2A वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अब मुझे पता है मेरे ग्राफ का शेप कर्व रहने वाला है। कर्व क्यों? क्योंकि आइसोथर्म है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, तो ग्राफ का शेप आइसोथर्म रहेगा। बट नीचे की ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे जाएगा। क्लियर है क्या? नहीं समझा? ऐसा शेप क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है प्रोसेस होगा बोलते हैं, और आइसोथर्म का शेप फिक्स है। समझे कि नहीं? बस सवाल इतना था कि नीचे लेके जाना है कि ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर इसलिए क्योंकि प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो इस तरीके से आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो ये ग्राफ था गिवन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। उसी ग्राफ का ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ।